देखो, कहने के लिए तो मैच टाई हुआ है, लेकिन हमारे लिए हारी है। अगर श्रीलंका के अगेंस्ट, इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 230 हमसे चेज नहीं हुआ, जब हमारे पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, केएल राहुल है प्लेइंग 11 में, तो ये हमारे लिए हारी है और श्रीलंका के लिए जीत है। जैसे श्रीलंका ने थर्ड T20 में जीता हुआ मैच टाई करवाया है, सेम तरीके से इंडिया ने कल जीता हुआ मैच टाई करवाया है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम आराम से जीत जाएंगे, जब जो स्टार्टिंग रोहित शर्मा ने दिया था, ऐसा लग रहा था कि आराम से जीत जाएंगे। ठीक है। हालांकि रोहित शर्मा और अक्षर पटेल को छोड़ के मैं किसी की भी बैटिंग परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं हूं। जीत हार तो होता रहता है, ऐसा नहीं कि हम हर एक मैच जीतेंगे, लेकिन अब की इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट आपसे 230 चेज नहीं हो रहा है, ये देखने लायक है। हमारा बैटिंग लाइनअप देखो, नंबर 8 तक बैट्समैन है और 9 पे भी कुलदीप यादव आता है जिसको बैटिंग आता है, फिर भी हम हार गए। मुझे ऐसा लगता ना कि इस प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या और जडेजा मिसिंग था, ऐसा देख के लगा। हालांकि जडेजा व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत लंबे टाइम से अच्छा किया नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन पे एक ही चीज करना होता है, वो है विकेट बचा के एंड तक खेलना। हमने पूरा 50 ओवर नहीं खेला है, याद रखना ये चीज, हमने 50 ओवर नहीं खेला है। और श्रीलंका 50 ओवर बैटिंग किया है, श्रीलंका ऑल आउट नहीं हुआ है। हम श्रीलंका के खिलाफ ऑल आउट हो चुके थे और हमने 50 ओवर बैटिंग नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन पे जडेजा चाहे जितने भी डॉट बॉल्स खेल ले, वो विकेट बचा के खेल सकता है। उसका बस एक ही काम था, एक रन से हम जीत नहीं पाए मैच और एक रन बनाना था, तो जडेजा अपना विकेट बचा के खेल सकता था। शायद हार्दिक और जडेजा होता तो सीन कुछ अलग होता। शिवम दुबे पे भी आता हूं, क्योंकि शिवम दुबे हीरो बन गया था। शिवम दुबे हीरो बन चुका था, ऐसा लग रहा था कि फिनिशिंग लाइन पे पैर रखने वाला है और किसी ने उसका पैर काट दिया। ठीक है। हालांकि मैं शिवम दुबे को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, और मैंने शिवम दुबे से ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे लगा था कि शिवम दुबे बहुत पहले आउट हो जाएंगे, क्योंकि अंडर प्रेशर वो कभी भी अच्छा करता नहीं है। फिर भी वो एंड तक लेके आया, लेकिन फिनिशिंग लाइन उस पे उस क्रॉस नहीं कर पाया। और दुबे पे मैं आता हूँ, रोहित शर्मा द बैट्समैन पे भी आता हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा मुझे लगता है कि ओडीआई में बहुत ज्यादा अंडररेटेड है अभी भी। रोहित शर्मा पे आते हैं, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई था। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग चुना है, और रोहित शर्मा कहते भी है इस ग्राउंड में जब जितना गेम आगे बढ़ेगा उतना बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे प्लेइंग 11 में दो ही पेसर्स थे, अर्शदीप और सिराज, और ठीक था क्योंकि स्पिन असिस्टेंट पिच था। शिवम दुबे का सिलेक्शन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे लगा था कि रियान पराग खेल जाएंगे, स्पिन भी करते हैं और इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को मदद भी मिलता है। लेकिन रोहित शर्मा दुबे को बैक तो करता है, क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी कहा था। जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 5 मैच का T20 हुआ था, जहां पे सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे, शिवम दुबे को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फिर साउथ अफ्रीका वाला T20 सीरीज हुआ था, जहां पे सूर्य कुमार कैप्टन था, शिवम दुबे स्क्वाड में नहीं था। उसके बाद अफगानिस्तान T20 सीरीज, रोहित शर्मा कैप्टन बना, शिवम दुबे हर एक मैच खेल गया। वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा कैप्टन, शिवम दुबे हर एक मैच खेल गया। उसके बाद लास्ट श्रीलंका वाला T20 सीरीज, जहां पे सूर्य कुमार कैप्टन, शिवम दुबे बस लास्ट मैच खेला है। फिर रोहित शर्मा कैप्टन बना ओडीआई में, शिवम दुबे पहले मैच से ही है। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा थोड़ा सा बैकिंग करता है शिवम दुबे को। बाकी प्लेइंग 11 तो सही था। मैंने पहले भी कहा कि केएल राहुल को प्रेफर किया जाएगा ओडीआई पे ऋषभ पंत से ऊपर, क्योंकि केएल राहुल थोड़ा स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, क्योंकि उसका डिफेंस अच्छा है, टेक्निक अच्छा है, तो केएल राहुल थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेबल लगता है ऋषभ पंत से बेटर। अब सिराज आके पहला विकेट लेते हैं शायद थर्ड ओवर पे, और शिवम दुबे आके दूसरा विकेट लेता है। उसके बाद श्रीलंका अपना असली रंग दिखा दिया है। शायद 48 पे 2 था, उधर से 101 फॉर 5 हो चुका था, और फिफ्थ विकेट था निशंका का। निशंका के लिए क्या सीरीज जा रहा है, तीनों T20 में अच्छा किया है। पहला ओडीआई था, उधर भी 56 रन बनाया है, और शायद निशंका लास्ट ईयर ओडीआई में पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट स्कोरर था। और अगर आप उसका ओडीआई स्टेट्स देखो, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, 101 फॉर 5। और मुझे ऐसा लगा कि इधर ना इंडिया का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसे कैजुअल हो गया था कि श्रीलंका ही तो है, आउट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा। बॉलिंग रोटेशन भी थोड़ा समझ से बाहर था। बीच में शुभमन गिल भी आया, बहुत एक एक्सपेंसिव ओवर था। लियान आगे और वेल्ला के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ। फिर अक्षर बॉलिंग डालने आता है और लियान आगे को अंपायर आउट नहीं देता है, वो खुद चला जाता है। वो आगे बढ़ के मारने जाता है, बीट हो गया, बैट पिच पे लगा, बॉल बैट पे लगा ही नहीं। इजी चांस था स्टंपिंग के लिए केएल राहुल से, केएल राहुल वो मिस कर देता है। बॉल केएल राहुल की ग्लास में लग के रोहित शर्मा के पास जाता है, रोहित शर्मा कैच पकड़ता है, अपील करता है, अंपायर आउट देता भी नहीं है, और बैट पे बॉल लगा भी नहीं था। लेकिन बैट्समैन खुद चला जाता है, फिर अंपायर आउट देता है। क्या बैट्समैन खुद जाके चला जा रहा तो बैट पे लगा होगा, समझ भी नहीं आया क्यों। उसके बाद हसरंगा और वेल्लगी के बीच भी एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ है। वेल्लगी को मैंने जब लास्ट देखा था, तब भी इंडिया के खिलाफ ही देखा था, उधर भी उसने अच्छा किया था।
उसको इंडिया बहुत पसंद है। मुझे याद है वेलेला के जब लास्ट टाइम इंडिया के साथ मैंने देखा था उधर, उसने शायद 5 विकेट लिया था और 30 कुछ रन बनाया भी था उसने। कल भी वेलेला ने एक बेहतरीन नॉक खेला है। हालांकि अर्शदीप के एक लूज बॉल पे हसरंगा आउट हो जाता है, पॉइंट की तरफ सीधा कैच मारता है, बहुत ही लूज बॉल था। उसके बाद धनंजय और वेलेला के बीच शायद 47 रन का एक पार्टनरशिप होता है। 50 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर होता है 230। एक टाइम पे 101 फॉर 5 था। लास्ट के 3 विकेट के लिए 129 रन जोड़ा है श्रीलंका ने। पूरा आउट नहीं हुआ श्रीलंका, सिर्फ 8 विकेट गया श्रीलंका का। 50 ओवर खेला है। वेलेला ने एक बेहतरीन नॉक खेला, शायद 67 रन का 65 बॉल्स पे। बेहतरीन नॉक था। अगर मुझे एक सेंटेंस पे उसकी इनिंग्स को डिस्क्राइब करना है तो एक जो बॉल था शायद 49.5 ओवर था, मतलब लास्ट ओवर का सेकंड लास्ट बॉल था जो अर्शदीप डाला था, यॉर्कर। वेलेला के बैट का फेस ओपन करके बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से चौका मारते हैं। शायद शॉट ऑफ द डे था, इतना डिफिकल्ट शॉट था उस बॉल पे। बेहतरीन शॉट खेला और बेहतरीन बैटिंग किया, बेहतरीन बैटिंग किया। अब 230 इस पिच पे फाइटिंग टोटल तो था, लेकिन इंडिया के लिए इजी होता। हमारा बैटिंग लाइनअप तो देखो आप। विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, और क्या चाहिए आपको। 230 इस पिच पे चेज हो जाता। अब ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और रोहित शर्मा द ओपनर के बारे में बात करते हैं। रोहित शर्मा द ओडीआई बैट्समैन, मैंने कहा था शुरू में कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अभी भी ओडीआई में अंडररेटेड बैट्समैन है। जो काम रोहित शर्मा लास्ट 1 साल से कर रहा है ना, वो शायद इंडिया के लिए कोई भी कर नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल टास्क कर रहा है। और मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब रोहित शर्मा अपना ओडीआई करियर फिनिश करेगा, रोहित शर्मा का करियर स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा लेकिन करियर एवरेज कम हो जाएगा। तो शायद जब हम स्टैट्स देखेंगे रिटायरमेंट के बाद, हमें लगेगा अरे रोहित शर्मा का तो 50 एवरेज नहीं है ओडीआई में, शायद इतना ज्यादा खास नहीं था। 46, 47, 50 होना चाहिए था रोहित शर्मा के लिए। लेकिन 50 इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्राइक रेट को इतना बढ़ा के खेलते हैं रोहित शर्मा। जब आप इतना स्ट्राइक रेट को बढ़ा के खेलते हो, आपका हाई रिस्क क्रिकेट शॉट आप खेलते हो हमेशा, तो आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर पाएगा। पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो 2023 का, शायद 123 के स्ट्राइक रेट से पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेला है। 123 स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में इम्पॉसिबल टास्क होता है। पूरा T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा इसी तरीके से खेला। शायद T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा का था, 155 या कुछ। कल का मैच देख लो कैसे खेला। जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आता है, ऐसा लगता है रोहित शर्मा अलग ही पिच पे खेल रहा है। इतना क्लीन स्ट्राइकिंग करता है, इतना एफर्टलेस बैटिंग करता है। और रोहित शर्मा के ऐसे बैटिंग की वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है। आप एक बार सोच लो, कल अगर रोहित शर्मा पिच के अकॉर्डिंग 70 बॉल पे 50 बना के आउट होता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल अगर रोहित शर्मा पिच के अकॉर्डिंग बैटिंग करता और 70 बॉल पे 70 बॉल पे 50 बना के आउट होता, इंडिया ये मैच हार जाता। मैं लिख के दे सकता हूं। अगर रोहित शर्मा 70 बॉल्स पे 50 बनाता तो एंड पे इंडिया को 30 बॉल पे 40, 30 बॉल पे 30 चाहिए होता। और ये इंडिया कभी कर ही नहीं पाता, क्योंकि 30 बॉल पे शायद 20, 14 कुछ चाहिए था। ये भी नहीं हो पाया इंडिया से। और ये जो बॉल और रन का जो डिफरेंस था ना, पॉसिबल हुआ है क्योंकि रोहित शर्मा ने ऐसा नॉक खेला है। इंडिया का रिक्वायर्ड रन रेट कभी 6 छुआ ही नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा ने ऐसा बैटिंग किया है। अगर रोहित शर्मा भी केएल राहुल, अक्षर पटेल, बाकी बैट्समैन की तरह टाइम लेता, शुभमन गिल, तो इंडिया ये मैच हार जाता। इंडिया कभी भी गेम पे रहता ही नहीं इंडिया। एंड पे कितना इंडिया 50 ओवर खेला ही नहीं है, और भी 12-13 बॉल बाकी था ना। लेकिन सिर्फ एक ही रन चाहिए था। एक बॉल और रन के बीच जो इतना डिफरेंस था, इसलिए हुआ क्योंकि रोहित शर्मा ने इतना धुआंधार इनिंग्स खेला है। और ये है रोहित शर्मा का इंपैक्ट ओडीआई क्रिकेट में, जो इंपैक्ट शायद इंडिया के लिए कोई और छोड़ नहीं पाया कंसिस्टेंटली। अगर रोहित शर्मा चाहे तो वो बड़ा नॉक खेल सकता है स्ट्राइक रेट को कम करके, लेकिन वो करता नहीं है ये काम। तो इसलिए शायद अब से हम रोहित शर्मा को ज्यादा बड़ा रन बनाते हुए नहीं देखेंगे। जो पहले रोहित शर्मा T20 में 80-90 करते थे, शायद वो अभी 40-50 हो जाएगा। जो रोहित शर्मा ओडीआई में भी 100 करते थे, शायद वो 60-70 हो जाएगा। क्योंकि रोहित शर्मा स्ट्राइक रेट को इतना बढ़ा के खेलता है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप स्ट्राइक रेट को बढ़ा के ज्यादा लंबा इनिंग्स कंसिस्टेंटली खेल पाओ। लेकिन बेहतरीन टास्क कर रहा है रोहित शर्मा, जो भी कर रहा है बेहतरीन कर रहा है। मुझे नहीं लगता अभी ओडीआई क्रिकेट में ऐसा काम ओपनिंग स्लॉट पोजीशन पे आके कोई भी कर रहा है। इतना पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है। जो टाइम केएल राहुल ने लिया, जो टाइम अक्षर पटेल ने लिया कल के मैच में, जो टाइम शुभमन गिल ने लिया, वो पॉसिबल था क्योंकि रोहित शर्मा ऐसा बैटिंग करके गया है। आप सोचो ना, इंडिया का स्कोर पहले 6 ओवर पे 55 था, ओडीआई क्रिकेट में 55।
जब आप 230 चेस कर रहे हो, आप 6 ओवर पे 55, 10 ओवर पे 70 बना दो, मैच अपने एक तरफा कर दिया, फिर भी हम नहीं जीत पाए। और ये मैच टाई इसलिए हुआ क्योंकि रोहित शर्मा नॉक खेल के गया, वरना ये मैच हम हार जाते। वरना ये मैच हम हार जाते, शिवम दुबे से भी नहीं होता। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा अभी भी अंडररेटेड है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर मुझे रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट में पसंद है, तो जरूरी नहीं है मुझे रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज ज्यादा पसंद हो। इधर है ना, क्योंकि आईपीएल के टाइम पे मुझे विराट कोहली हिटर का टैग मिल गया था, क्योंकि मुझे विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट पे बहुत ज्यादा पसंद है। जब विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है, तीनों फॉर्मेट में मुझे विराट कोहली बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मुझे विराट कोहली आईपीएल में इसलिए नहीं पसंद, क्योंकि विराट कोहली जिस माइंडसेट, जो मेंटेलिटी, जो इंटेंशन लेके आईपीएल में आता है, वो विराट कोहली ओरिजिनल विराट कोहली है ही नहीं। हालांकि आईपीएल में भी वो बहुत रन बनाता है, और ये चीज मैं समझा नहीं पाऊंगा, जो विराट कोहली ब्लू जर्सी में आके खेलता है, जो माइंडसेट के साथ जो इंटेंशन विराट कोहली का रहता है, वो सेम इंटेंशन, सेम माइंडसेट विराट कोहली का आईपीएल में कभी भी नहीं रहता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो बेंगलोर कभी जीता नहीं, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन लेके आता है। दूसरा, एक एक्स्ट्रा बर्डन विराट कोहली खुद अपने आप पे डालता है, क्योंकि टीम अच्छा नहीं है, तो विराट कोहली को लगता है कि आगे की मैं आउट हो जाऊंगा तो आगे की बैट्समैन कुछ कर नहीं पाएगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बैट्समैन एक फॉर्मेट में पसंद है, आप उसको तीनों फॉर्मेट पे आपको पसंद आना चाहिए। तो हेटर चीज मत बोलो, मुझे विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में पसंद है, मुझे विराट कोहली आईपीएल में पसंद नहीं। मुझे रोहित शर्मा ओडीआई में बेहतरीन लगता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बैट्समैन लगता है अभी रोहित शर्मा ओडीआई पे। लेकिन मुझे रोहित शर्मा ओवरसीज टेस्ट में अभी भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। और जरूरी नहीं है, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपको हर एक फॉर्मेट पे उसको बैक करना है कि ब्लाइंडली हाँ पसंद है, पसंद है, पसंद है। ठीक है, लेकिन जो काम रोहित शर्मा कर रहा है, मैं वर्ड्स पे डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा वो क्या काम करके जा रहा है, और वो इम्पॉसिबल टास्क है। कोई और कर ही नहीं पाएगा अभी, कोई और कर ही नहीं पाएगा। आप शुभमन गिल को ना, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसा लोग खेल रहा है, शुभमन गिल को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल गया कि वो आराम से खेल सकता है। ठीक है, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही फ्रीडम ले लिया। वो अपने आप पे प्रेशर बिल्ड कर लिया, डॉट खेल खेल के, खेल खेल के बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेल लिया। शुभमन गिल बहुत प्रेशर में आ गया, तो शायद 13th ओवर में जाके शुभमन गिल आउट हुआ है, उधर भी 3 बॉल खेल लिया था डॉट वेल लगे बॉल पे, फिर उसको लगा नहीं रन ही नहीं आ रहा है। क्योंकि एक टाइम पे जो 6 ओवर पे 55 था, 10 ओवर में जाके 71 72 बना था, उधर से प्रेशर बिल्ड होने लग गया था। जब स्पिनर्स आया, रन ही नहीं आ रहा था, और शुभमन गिल ने खुद पे प्रेशर बिल्ड किया है। जिस तरीके का बैटिंग रोहित शर्मा कर रहा था, शुभमन गिल सिंगल डबल लेके भी खेल सकते थे, लेकिन ज्यादा डॉट बॉल खेल लिया था। फिर स्लॉक स्वीप करना जाता है, कैच आउट। आप बैटिंग करना था विराट कोहली, लेकिन वेला लगे अपने अगले ओवर में रोहित शर्मा को भी एलबीडब्ल्यू कर देता है। लेकिन बेहतरीन नॉक था रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा ऐसे ही खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे कि अरे रोहित शर्मा थोड़ा और लंबा टाइम पे खेल सकता था, लेकिन उन्होंने माइंडसेट बना लिया, जब तक खेलेंगे वो ऐसे ही खेलेंगे। हालांकि रोहित शर्मा शायद 33 बॉल्स पे 50 कर लिया, तो उसके बाद थोड़ा सा रोहित शर्मा भी डिफेंसिव मोड पे आए थे। 48 बॉल पे शायद 57 बना के आउट आए, लेकिन बेहतरीन नॉक था। अब जब रोहित शर्मा आउट हुआ, तो नंबर 4 पे बैटिंग करने आया वॉशिंगटन सुंदर। और मैं किसी भी लॉजिक से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि नंबर 4 पे वॉशिंगटन सुंदर क्यों आया है। अगर आपको लेफ्ट हैंडेड स्पिनर को काउंटर अटैक करने के लिए कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए था, आप शिवम दुबे को भेज देते, आप अक्षर पटेल को भेज देते। अक्षर पटेल ने शायद नंबर 4 पे आके T20 वर्ल्ड कप में 2 इनिंग्स बेहतरीन खेला है, एक शायद फाइनल में और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, तो आप अक्षर पटेल को भी भेज दो, ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। ठीक है, कोई भी लॉजिक से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ग्रेग चैपल वाला दिन याद आया, जहां पे ग्रेग चैपल इंडिया का कोच था, उन्होंने इरफान पठान के साथ कुछ ऐसा ही किया था। ठीक है, इरफान पठान को वो कहीं पे भी भेजे थे, कभी ओपनर, कभी नंबर 3, कभी नंबर 4, ऐसे करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वॉशिंगटन सुंदर को एक प्रॉपर ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि बैटिंग भी बहुत अच्छा करे, बॉलिंग भी बहुत अच्छा करे। एक लॉजिक हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्योंकि रोहित शर्मा आउट हुआ था, तो शायद रोहित शर्मा जिस स्ट्राइकर से खेल रहे थे, तो गंभीर को चाहिए था कि विराट कोहली आराम से अपना टाइम लेके खेले, और एक बैट्समैन ऐसा जाए जो रोहित शर्मा की तरह अच्छे बड़ा स्ट्राइकर से खेल पाए। ठीक है, लेकिन एक काम तो अक्षर पटेल भी कर सकता था, दुबे भी कर सकता था। वॉशिंगटन सुंदरी क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ तो नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हालांकि धनंजय आके वॉशिंगटन सुंदर को एलबीडब्ल्यू कर देता है। अब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आते हैं, और श्रेयस अय्यर का भी थोड़ा सा मेंटेलिटी रोहित शर्मा जैसा ही है। वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला है कि श्रेयस अय्यर पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलते, कल भी आके स्वीप, रिवर्स स्वीप खेल रहा था, एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था। लेकिन हसरंगा आके विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू कर देता है। और अगर आप देखो, विराट कोहली ने हाथ से पिक कर लिया था कि ये लेग स्पिन नहीं है। अगर विराट कोहली को लगता है कि लेग स्पिन है, तो शायद फ्रंट फुट पे डिफेंस करता या फिर बैक फुट पे कट करता। अगर आप नोटिस करो, जिस बॉल पे विराट कोहली आउट हुआ है, वो बैक फुट पे फ्लिक करने का ट्राई करता है। इसका मतलब वो समझ गया था कि बॉल गिर के अंदर ही आएगा, लेकिन बॉल का पेस उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि बॉल गिर के स्किड होकर अंदर आया।
इसलिए वो प्लम्प्ड हो गया। अब केएल राहुल बैटिंग करने आता है और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप होता है और श्रेयस अय्यर उसके बाद आउट हो जाता है। जब श्रेयस आउट होता है, गेम पूरा केएल राहुल के ऊपर था। केएल राहुल के बारे में बाद में बात करते हैं। अक्षर, उसके बाद अक्षर पटेल बैटिंग करने आता है और केएल राहुल अक्षर पटेल के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप होता है। अब ये जो सिचुएशन है ना, अब जो मैं बोलने वाला हूं शायद सबको पसंद ना आए, क्योंकि आप कहोगे केएल राहुल ने अच्छा नॉक ही खेला था। अच्छा नॉक खेला, उसमें कोई डाउट नहीं। केएल राहुल एक तो टीम में इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबिलिटी देते, ज्यादा डिपेंडेबल बैट्समैन है ऋषभ पंत से, उसमें कोई डाउट ही नहीं। केएल राहुल ऋषभ पंत से बेटर बैट्समैन है ओडीआई क्रिकेट में, इसमें कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, उसका टेक्निक बहुत अच्छा है। केएल राहुल अगर नंबर 6 पे आया कल, वो नंबर 6 नंबर 5 पे आता है आजकल ओडीआई में, तो उसका रोल क्या है? केएल राहुल के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? कल जो रोल था ना केएल राहुल का, वो शायद उसके लिए आइडियल था, सबसे सुटेबल सिचुएशन था कि वो अपना टाइम ले सकता था, डिफेंस कर सकता था, सिंगल डबल लेके खेल सकता था। केएल राहुल कल शायद उस पोजीशन में बेस्ट बैट्समैन था इंडिया का, कि इस पोजीशन से इंडिया को निकालने के लिए नंबर 6 पे जिसको आना चाहिए था वो केएल राहुल ही है। वही बेस्ट बैट्समैन है जो ये काम कर सकता है, अपना टाइम लेके अपना नेचुरल गेम खेल के इंडिया को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा सकते थे, लेकिन केएल राहुल से नहीं हुआ। और अगर बॉल ज्यादा अच्छा होता ना, कि बॉल बहुत अच्छा था, बीट हो गया, तो अलग बात था। केएल राहुल स्लॉक से खेलने जाता है और क्यों मुझे समझ में नहीं आया, और कैच आउट। आप कहोगे कि आपको कैसे, मतलब मुझे कैसे पता कि केएल राहुल के लिए ये आइडियल सिचुएशन है? देखो, सब प्लेयर से ना एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ये क्या कर सकता है, एक किस पोजीशन में किससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, वो रोल डिफाइंड है। अगर कभी इंडिया को लास्ट 10 ओवर में ओडीआई क्रिकेट में 70, 80, 90 चाहिए होगा और नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या है, तो हम हार्दिक पांड्या से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ 10 ओवर में 70 चाहिए, हार्दिक पांड्या शायद कर सकता है। 10 ओवर में 80 चाहिए, वो हार्दिक पांड्या के लिए आइडियल सिचुएशन है। वो शायद तब मैं केएल राहुल को नहीं बता रहे केएल राहुल 10 ओवर में 90 कर लेगा ओडीआई में, या फिर 10 ओवर में 80 कर लेगा। उसके लिए मैं हार्दिक को बैक करते कि हार्दिक का रोल है मैच को फिनिश करना। लेकिन कल जिस सिचुएशन पे केएल राहुल आया है, वो उसका रोल है, वो उस सिचुएशन पे सबसे सुटेबल बैट्समैन था इंडिया के लिए। और क्योंकि वो कर नहीं पाया, इसलिए मैं केएल राहुल की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड हूं। एक बैट्समैन का क्यों कैसे जज करते हो कि जो रोल उसको दिया गया है वो रोल वो कितने बार सक्सेसफुली प्ले कर रहा है? अगर केएल राहुल कल फिनिश करता तो वो सक्सेसफुली उसके रोल को प्ले करता। हालांकि पार्टनरशिप बहुत अच्छा बिल्ड कर लिया था और थोड़ा बहुत ही बैटिंग करना था, वो पूरा टाइम ले सकते थे वो। उसके बाद अक्षर पटेल भी आउट हो जाता है। हालांकि मैं अक्षर पटेल को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, 33-34 रन का एक नॉक खेला है, अक्षर पटेल ने अपना काम कर दिया था। अक्षर पटेल से आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बेटर बैट्समैन उधर केएल राहुल था। अब इंडिया इधर फंस गया था, शायद 197 फॉर 7 था। कुलदीप भी आउट हो जाता है, पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी शिवम दुबे आ जाता है, जो अपना दूसरा ओडीआई मैच खेल रहा था, दूसरा ओडीआई मैच लिटरली। इधर शायद इंडिया को 33 बॉल्स पे 20 रन चाहिए था, और ये बॉल और रन के बीच गैप इसलिए बना क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, जैसे मैंने पहले कहा है। अब शिवम दुबे 2 छक्का मारता है, 1 चौका मारता है, और मुझे लगा कि शिवम दुबे हीरो बन गया, मैच हीरो बन गया था वो। अगर सिर्फ और 1 रन बनाता ना शिवम दुबे, सिर्फ 1 रन, शिवम दुबे 26 रन का एक नॉक खेलता और हम कहते कि क्या इंपैक्टफुल नॉक था। क्योंकि शिवम दुबे से 1 रन नहीं बना, अब शिवम दुबे को क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है। यही है क्रिकेट, 1 रन का मैच है। उस 1 रन से पता है क्या पता लगता है कि एक बैट्समैन का मेंटेलिटी क्या है, एक बैट्समैन का मैच्योरिटी क्या है, वो सब 1 रन से रिफ्लेक्ट होता है। शिवम दुबे ने 25 रन बनाए, अगर 26 रन बनाता तो हम कहते कि शिवम दुबे मैच का हीरो है, क्या इंपैक्टफुल नॉक खेला है। उस 1 रन से उसका मेजोरिटी बाहर आ गया है। हालांकि मैंने शिवम दुबे से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने देखा अंडर प्रेशर टेलेंडर्स के साथ शिवम दुबे बैट कर पाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। वो बिखर जाता है अंडर प्रेशर, हमने पहले भी बहुत बार कहा है। शिवम दुबे अंडर प्रेशर उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। फिर भी कल उसने अच्छा बैटिंग किया था, लेकिन वो डिफेंस करने गया और एलबीडब्ल्यू हो गया। पता नहीं क्यों डिफेंस करने गया। वो जब जब डिफेंस करता है, मुझे याद है आईपीएल का 2 बैक टू बैक मैच हुआ था सीएसके और पंजाब का, जहां पे राहुल चार दोनों बार शायद दुबे को आउट किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद एक बार राहुल चार, एक बार हरप्रीत बार, पता नहीं मुझे, दोनों बार डिफेंस करते हुए आउट हुआ है। जब जब स्पिनिंग ट्रैक में वो डिफेंस करना चाहता है, शिवम दुबे अच्छा नहीं खेलता, वो डिफेंस वाला बैट्समैन है ही नहीं। ठीक है, डिफेंस करने के एलबीडब्ल्यू हो गया, खत्म मैच इधर ही। आर्शदीप को 1 रन बनाना था, वो आके भी बड़ा शॉट खेलने गया है और मैच टाई हो गया। आर्शदीप ने भी वो शॉट क्यों खेला वही जाने। अब इतना सीरियस बात तो नहीं है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज था, श्रीलंका के अगेंस्ट था, हार सकते हैं, टाई हुआ है, जो भी है जैसा भी है, इतना सीरियस बातें नहीं है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और 5 ओडीआई मैचेस सिर्फ इंडिया खेलेगा, सिर्फ 5 ओडीआई। और उस 5 ओडीआई से पहले आपको हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक ट्रायल एंड करके टीम को सेटल करना है।
टीम को सेटल करना है उस 5 ओडीआई से पहले, क्योंकि बहुत कम टाइम है। आपको लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी बहुत टाइम है, लेकिन और सिर्फ 5 ओडीआई इंडिया खेलेगा। तो वॉशिंगटन सुंदर का रोल क्या है, शिवम दुबे को कितना बैक करेगा, शिवम दुबे टीम में रहेगा भी नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद रियान पराग होता तो वो कर लेता। रियान पराग मुझे थोड़ा मैच्योर लगता है, और शिवम दुबे को हम ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, उसका सेकंड ओडीआई मैच था, तो वो तो इन टर्म्स ऑफ मैच बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ज्यादा। अगर आप दूसरा ओडीआई खेल रहे हो और आप मतलब उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उस सिचुएशन पे आके, डिफिकल्ट सिचुएशन पे आके, जिस पिच पे स्पिनर्स को इतना मदद मिल रहा है वो कर लेगा, तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो दुबे से। वो लिटरली उसका दूसरा मैच था कल, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। हालांकि उसको एक रन बनाना चाहिए था, ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैच पे शिवम दुबे रहता है कि रियान पराग आता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।